अगर सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप प्रॉमिस करते हैं कि ले क्लेम होगा तो हो जाएगा। दुख लगता है कि कई बार क्लेम नहीं होता है। ट्रेनिंग, एम्पैथी, कन्विक्शन, लॉयल्टी एंड फाइनली लक। आपको पता भी है कि ग्रीवांस क्या है? आप ओम्बड्समैन के पता है? कई लोगों को देखते हैं कि बैंक में भी काम किए हैं, इंश्योरेंस में भी काम किए, उसके बाद छोड़ करके एजेंट बनाए। भाग्य आपके साथ चलेगा, भाग्य आपके साथ नहीं होगा। अगर काम नहीं करते होगे तो भाग्य नहीं होगा। चलिए, अब मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत ही ऊंचे और बड़े पद को हासिल किया। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो जिस भी पद पे काम कर रहा है वो उस कंपनी के सबसे ऊंचे पद को हासिल करे, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो उस ऊंचे पद को हासिल कर पाता है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एक्स सीईओ से। इनका नाम मिस्टर के मिश्रा है। चलिए मिलते हैं के मिश्रा जी से और उनकी ये जो जर्नी है उस जर्नी के बारे में जानते हैं। के मिश्रा जी, मैं आपका BITV के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। सो मिश्रा जी, आपकी जिंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना भी चाहते हैं। मिश्रा जी, आपने टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी में CEO लेवल तक आप गए। आपका सबसे पहला जॉब कौन सा था और फिर वो करते करते आप कौन कौन सा जॉब करते करते CEO लेवल तक गए, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने इंजीनियरिंग किया था, पटना से किया था, लेकिन पहले शुरू किए थे हमारा 73 में 73 किए थे। शुरू किया था कि हमने बोकारो में गए थे, इंजीनियरिंग के काम कर रहे थे, लेकिन हम ट्राई कर रहे थे कि बैंक और इंश्योरेंस में, क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास के फैमिली है वही ट्राई कर रहे थे। फाइनली अब हो गए थे कि हम स्टेट बैंक में गए थे। फाइनली छोड़ दिया हमको, उसको बाद GIC में, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एज ए डायरेक्ट रिक्रूट 1979 में। थर्ड बैच है। हमारे करीब 50,000 लोग ने एग्जामिन किया होगा, लेकिन फाइनली 86 लोग बैच में थे हमारे। कई लोग आगे भी बढ़े, कई लोग छोड़ भी गए, लेकिन 1979 में ट्राई किया, इंश्योरेंस में किया। 1 साल बॉम्बे में रहे, उसके बाद चले गए यूनाइटेड इंडिया में, पटना में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में, कई जगह गए। फाइनली उसमें 2000 के बाद जब स्टार्ट हुआ प्राइवेट कंपनी, तो AIG ने ट्राई किया हमने, क्योंकि 2000 तक आप GIC में काम कर रहे थे? हाँ, मैं यूनाइटेड इंडिया से काम किए थे, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एज वेल एज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की कंपनी के थे। और मैनेज हो गए थे कि मतलब हेड मैनेजर हो गए थे हम यूनाइटेड इंडिया में। यस, इंजीनियरिंग कंपनी के जो टैरिफ कमिटी है उसका भी मेंबर थे, हो गए थे। अच्छा। लेकिन फाइनली हमारा 2002 में शुरू हुआ, जब प्राइवेट कंपनी शुरू हुआ, तो 3 ऑफर हुआ है मेरा। लेकिन फाइनली हमने डिसाइड किया, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हो गई थी म्यूनिक से, लंदन से और स्विसरी से हो चुका था, तो पता है कि लंदन में क्या होता है। लेकिन US का सबसे बड़ा मार्केट है, और लाइफ का भी है, जनरल का भी है, सबसे बहुत डिफरेंट है। फाइनली हमने ज्वाइन किया AIG में 2000 में। 2001 में शुरू हुआ, टाटा और JV हुआ दोनों का। तो 2001 में हम लोगों ने लाइसेंस मिला, और उसके बाद हमने टाटा AIG में, जो हम फाउंडर है, हमको 10-15 लोग हो गए, लेकिन हमने शुरू किया, कंपनी शुरू किया, 0 से किया। और उसके बाद 15 साल वहां पे रहे, और 2012 में CEO हो गए। 15 में सितंबर में 30 सितंबर को रिटायर हो गए। GIC में जो आपने 1979 में जो काम शुरू किया, हाँ, उस वक्त आपकी क्या पोस्ट थी वहां पर? एज व्हाट? डायरेक्ट रिक्रूट
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, AAO। अच्छा, एज ए AAO ये आपका पहला जॉब था? सही बात, लाइफ का पहला जॉब? जी बिल्कुल नहीं, एज ए इंजीनियर AD थे, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर थे, लेकिन जो पहली जब जो हुआ इंश्योरेंस में हुए तो डबल AOO कर। तो वहां पे क्या करना होता था आपको जॉब पे? पहली बार ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग भी हुआ, इंस्पेक्शन भी गए, सब कुछ गए, लेकिन फाइनली शुरू हुआ जब हम यूनाइटेड इंडिया में गए तो पहले शुरू किया कि अंडरराइटिंग, क्लेम्स, ट्रेनिंग, एजेंट्स, सब कुछ किया, अकाउंट्स भी किया, सब कुछ। हम लोग जनरल इंश्योरेंस में जो हमारे थे सो कॉल्ड थे AAO जो होते थे और जो AO होते हैं, डिविजनल मैनेजर होते हैं, जो भी होते हैं, सब हमने प्रमोशन हुआ तो सबको काम करना पड़ता है। तो हम तो ब्रांच मैनेजर भी हो गए थे, तो हम मोटरसाइकिल से जाते थे, क्या दिक्कत होगी? अच्छा। एजेंट से जाते थे, बाद में तो गाड़ी मिल गई तो हो गई, दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब हम बेगूसराय में थे, छोटी सी शहर है, वहां पर कम से कम 100 एजेंट को बनाए थे हम। अच्छा। और उससे अभी भी लोग याद करते हैं और हम जो बात करते हैं वो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, तो आपने बताया कि जब आपने एज अ फाउंडर उस कंपनी में काम करना शुरू किया तो 15-16 जन थे, और बाद में तो बहुत बड़ी टीम आपके साथ 2000 कुछ सालों में ज्वाइंट होगी। और ये CEO बनने की इच्छा तो हर किसी के मन में होती है, हर आदमी का एक ड्रीम होता है। सही बात काम तो करता है लेकिन एक ड्रीम होता है, भैया मैं एक दिन जो है रिटायर होने से पहले मैं भी वो पोजीशन तक जाऊंगा। लेकिन जाता तो एक ही व्यक्ति है, और आप गए मिश्रा जी, आप CEO की पोस्ट तक पहुंचे। तो आपको क्या लगता है, आप में ऐसी क्या एक्स्ट्रा खासियत थी, क्या बात थी जिसके वजह से आप जो है CEO बने उस कंपनी की? आपको पता होगा कि रतन टाटा ने क्या बोला था? टाटा में क्या करता है? बोला कि आपका जो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, पहली बात होना कि कंपनी में इंटरेस्ट है कि नहीं है। कन्विक्शन, लॉयल्टी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है कि ट्रेनिंग, हर चीज को सीखना है, चेंज करना है। सबसे बड़ी ये है कि एज के साथ सीखना नहीं चाहते, लेकिन फाइनली हम बोलते हैं कि हाँ एबिलिटी है, 50% होगा, 30% हमारे जो लोग हैं अच्छे होंगे, हमने बॉस ने देखा होगा, और फाइनली हम बोलते हैं कि 10% और 15% लक भी होता है। लक तो होता ही होता है। आपके मन में ऐसा था कि मुझे, क्या आप इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि मुझे CEO बनना है? देखिए, हमारा जो हमने जब रतन टाटा से मिले थे तो यही समझ रहे थे कि इतनी ह्यूमिलिटी है। मतलब जो डायरेक्टर्स थे टाटा AIG के, जो उस पुराने डायरेक्टर्स हैं, इतने ह्यूमिलिटी होती है बहुत। मतलब कभी नहीं बोल सकते हैं कि कोई बड़े आदमी है, कोई बड़े आदमी नहीं। रतन टाटा से जब मिलते थे तो लगता है कि भाई कैसे करता है भाई, इतना बड़ा कंपनी है, चेयरमैन भाई है, उसके बाद भी नहीं कर रहा है। तो हमने सीखा कि भाई काम करना है, काम जरी किए। हाँ, मन में होता है, लेकिन जो अगर सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज के नया जनरेशन में तो बहुत लॉयल्टी कम नहीं होती है, बल्कि हम हर कंपनी को चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो जनरेशन है, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने चीज बोली कि इंटरेस्ट इन द कंपनी, इंटरेस्ट कंपनी के अंदर होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे मेरे काम को जो है वो लगातार करते रहना है। तो ये सारी चीजें जो है एक आदमी को CEO तक पहुंचा देती है। लेकिन सही बात है कि सबसे पहली बात सीखना है कि अगर CEO मिलना है तो कम से कम ट्रेनिंग, मतलब सीखना है। हर डिपार्टमेंट को सीखना है। खाली आज को बोलते हैं कि मार्केटिंग में ज्यादा होते हैं, लेकिन मार्केटिंग का कोई भी अभी कंपनी में देखिएगा तो IT के भी कंपनी होते हैं, सब कुछ होते हैं, अकाउंट्स के भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जो सीखना है, पहली बात सीखना, ट्रेनिंग। उसके बाद होता है कि सबसे लोगों से मिलना है, और एम्पैथी सबसे समझना है कि कस्टमर का एम्पैथी क्या है, कस्टमर को क्या दिक्कत होती है, क्यों नहीं होता है।
तो इंश्योरेंस में कम से कम सब इम्पोर्टेंट है कि सर्विस। देखो, इंश्योरेंस कंपनी का सबसे प्रॉब्लम क्या है कि आप प्रॉमिस करते हैं कि क्लेम होगा तो हो जाएगा, लेकिन दुख लगता है कि कई बार क्लेम नहीं होता है। लेकिन कम से कम समझना चाहिए ना कि क्लाइंट का क्या दिक्कत हुआ है। तो इंश्योरेंस के सीईओ के लिए जरूरत है एम्पैथी, ट्रेनिंग, लर्निंग, एम्पैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, और फाइनली लक तो होता ही होता है। तो एक चीज जैसा कि आपने बोला मिश्रा जी कि एक एबिलिटी तो है, लेकिन एबिलिटी के साथ एक लक फैक्टर भी आपने बोला 10% काम। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी में कम से कम, हम बाकी कंपनी में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में अगर कस्टमर को जो है अपने एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ कम से कम समझना चाहिएगा क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों गलता होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रेनिंग, एम्पैथी, कन्विक्शन, लॉयल्टी एंड फाइनली लक। 10%। जैसा कि मैंने बोला कि कई सारे लोग जो है, इच्छा तो सबकी है सीईओ बनना है, इन कई सारे लोग एबिलिटी होने के बाद भी वो पीछे रह जाते हैं। मे बी उनका लक फैक्टर काम नहीं करता होगा, 10% चीज है, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं लक जो है, हमारा जो मतलब समझना है कि लक आपके साथ ही होता है। अगर काम करोगे तो लक नहीं होगा। हमारे 86 बैच में थे, कई लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। हम नहीं बोलते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं थे, वो सब लोग इंटेलिजेंट थे। 86 में कितने लोग हुए हैं सीईओ, कितने हुए? लेकिन हमारा जो 79 का बैच है उसमें करीब 7-8 लोग हुए हैं, सीईओ हो गए हैं। लेकिन 80 में लोग नहीं हो पाए। क्यों दिक्कत हुआ? कि देखिए, बात है कि हर एज के साथ अपना समझना नहीं चाहते और कोशिश नहीं करना चाहते हैं। भाग्य आपके साथ ही काम होता है। भाग्य देखिए, भाग्य, डेस्टिनी, फॉर्चून आपके साथ काम होता है। कम नहीं करोगे तो भाग्य नहीं होगा। करेक्ट। इसलिए भाग्य, देखिए, अगर दो आदमी सेम होगा, दो एबिलिटी होगा, सब अच्छे होंगे, सब कुछ होगा, लोग कम से कम बॉस से काम किया होगा या काम किया होगा, एम्पैथी होगा, या कोई ट्रेनिंग किया है, कोई समझा है, कुछ एजेंट को बताया है, कुछ को भी बताया है, तो भाग्य आपके साथ चलेगा। भाग्य आपके साथ नहीं होगा, अगर काम नहीं करते होगे तो भाग्य नहीं होगा। चलिए, एक तो आपने बहुत ही स्ट्रांगली बात बता दी है कि जो व्यक्ति काम करता है, हाँ, हर चीज को समझ के, हर चीज को अपडेट करते हुए आगे चलता है, भाग्य उसके साथ में रहता है। मिश्रा जी, आपने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी में सीईओ लेवल पे जब काम किया तो आप एम्प्लॉइज को भी मैनेज कर रहे थे, आपने उनकी भी ग्रोथ को देखा है। आप अपनी कंपनी के एजेंट्स को भी देख रहे थे, आपने उनकी भी ग्रोथ को देखा है। आपकी कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी काम करते थे, उनके एजेंट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं आपने वो भी देखा है। तो ये जो आपने ऊपर से हर किसी को काम करते हुए देखा है, अब अगर कोई नया लड़का आपके पास आकर ये पूछे कि सर मुझे किस पोजीशन पे काम करना चाहिए, एज एन एम्प्लॉय काम करना चाहिए, एज एन एजेंट काम करना चाहिए, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सारी म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी का काम करने मिलता है, वहां जाके काम कर लो, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? देखिए, हर आदमी का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड क्या होगा। कि अगर कोई लायबिलिटी होगी तो कम से कम नौकरी करना चाहिए। लायबिलिटी होगी तो नौकरी करना है। अगर लायबिलिटी नहीं होगा, फैमिली ठीक ठाक है, या इंटरप्रेन्योर होगा, अगर समझता है कि अब अपने जिंदगी में लड़ सकते हैं, तो एजेंट में, ब्रोकिंग में उसको सीखना पड़ेगा। पहली बात है कि देखिए, इंश्योरेंस में भाई एजेंट भी है, कुछ चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। ब्रोकिंग में भी अच्छा चेंज हुआ है, इंटरमीडियरी में भी चेंज होता है, और अभी तो बोलते हैं ना कि कोई एग्रीगेटर भी होते हैं, तो सब में चेंज हुआ है।
लेकिन जनरल एजेंट का शुरू में करने में दिक्कत होगी, क्योंकि टाइम लगता है कि 2 साल 3 साल में स्ट्रगल करना पड़ेगा। 3 साल के करेगा तो अच्छा करेगा। और हम नाम नहीं बताना चाहते हैं कि जब हमारे 2002 में हमारे 18-20 लोग एजेंट में पहले बैच हुए थे, उसमें कम से कम 3-4 ब्रोकर हो गए हैं, और एक ब्रोकर जो हो गए हैं कि 2000 करोड़ से वैल्यूएशन हो गया है। आप समझना चाहिए कि एजेंट इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन लायबिलिटी होगी तो दिक्कत होगी। लेकिन 3 साल करके स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद आगे करेंगे। और देखिए, हर आदमी का एंटरप्रेन्योर का बैकग्राउंड होना चाहिए। करेक्ट। और देखिए, आपको पता होगा कि कई कितने एजेंट लोगों ने बहुत अच्छा किया है। करेक्ट। बहुत अच्छा किया है, और मतलब सीखता है और हेल्प करता है, सब कुछ करता है। हम कई लोगों को देखते हैं कि बैंक में भी काम किए हैं, इंश्योरेंस में भी काम किए, उसके बाद छोड़ करके एजेंट बनाए। करेक्ट। तो इसलिए हर जो आगे करना है, तो आगे अगर इंडिपेंडेंट करना चाहता है तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, आपने अभी करीबन आपको 40 साल हो गए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते करते। आपने पिछले 40 साल तो देखे, इसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। आपके डे 1 से लेकर अगर आज तक देखें तो कई सारे ऊपर नीचे बदलाव हुए हैं। आपको क्या लगता है मिश्रा जी, आने वाले 10 साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या बदलाव हो सकते हैं? आज शुरू हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बैंक को देखिएगा कि 2005-7 में शुरू हुआ था डिजिटल। आज के जो यंग लोग हैं कभी बैंक नहीं जाते हैं ना, सिर्फ और डिजिटल जाते हैं। करेक्ट। आज भी शुरू हुआ है कि इंश्योरेंस में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया है। और आपको बता रहे हैं कि IRDA ने भी नया स्कीम बनाया है, बताएंगे आपको। लेकिन सब चेंज होगा डिजिटल से। और एजेंट अभी भी इंडिया में कम से कम 10 साल 15 साल में करते रहेंगे, क्योंकि छोटे शहर में हैं, छोटे शहर में बिहार में, यूपी में, केरला में सब एजेंट करेंगे। हाँ, लेकिन जो बड़े शहर में हैं डिजिटल ज़्यादा होंगे और फर्क होगा। लेकिन अभी तो कुछ कंपनी डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम पर डिजिटल नहीं होता है, वो एग्रीगेटर करते हैं। ओके। इसलिए 10 साल में 15 साल में बहुत फर्क होगा। लेकिन आज के दिन अभी भी एजेंसी, ब्रोकिंग, एग्रीगेटर सब कुछ कर सकते हैं। सो आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट, ये जो आपने बोला डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसमें इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? जो इंश्योरेंस एजेंट्स की संख्या आज की तारीख में 15, 20, 25, 30 लाख है, तो इनको क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या इनके बिजनेस पर कुछ इसका इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, अगर अभी भी आप टिकट में जाते हैं, मतलब एयरलाइंस में जाते हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एजेंट कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? ट्रैवल एजेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कन्वीनियंस होना चाहिए ना, टाइम नहीं होता है ना। तो एजेंट अभी भी डिजिटल होना चाहिए, और समझना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जो यंग लोग होंगे, अगर समझते हैं डिजिटल का क्या फर्क होगा, तो वो हेल्प करेंगे और कोई फर्क नहीं होगा। क्योंकि एजेंट अभी भी चलेंगे। यूएस में अभी भी एजेंट है ना, जो कई लाइफ एजेंट में हैं, सब बड़े करते हैं, और जनरल में इंश्योरेंस में भी करते हैं। हाँ, ब्रोकर यूएस मार्केट में, लंदन मार्केट में ब्रोकर ज्यादा हैं, लेकिन अभी भी इंडिया में एजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीखना पड़ेगा, डिजिटल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या जरूरत है। करेक्ट। और गलत नहीं बोलना है। करेक्ट। यही बोलना है। तो जो भी चेंजेस है वो डिजिटलाइजेशन में ही
सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं और उसको सीखना पड़ेगा। सही बात, और उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। सही बात है। मिश्रा जी, टॉप लेवल में कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए नए प्लान आते हैं, कुछ नई नई योजनाएं आती हैं। जैसे गवर्नमेंट में कई सारी योजनाएं आती हैं अपर लेवल में, लेकिन जनता को तो पता ही नहीं होता उसके बारे में। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जिसका पता ही नहीं होता। सही बात है। और बहुत फिर नुकसान भी हो जाता है। IRDA की भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं या टॉप लेवल पर कुछ ऐसी योजनाएं हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो या मोटर इंश्योरेंस हो, इसकी संख्या ज्यादा है। कोई आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने अपर लेवल में काम किया है, तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं इसकी जानकारी तो कस्टमर को है ही नहीं या ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वो तकलीफ उठाते हैं? ऐसी कोई योजना आपके दिमाग में आती है? एक बात हम सब समझते हैं कि 5 साल से 6 साल से बैंक में अकाउंट होता है तो आपका पर्सनल एक्सीडेंट होता है और लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। करेक्ट। कितने लोग पता है? करीब जो गरीब लोग हैं उनको पता है कि 15-12 पहले शुरू हुआ है, 12 हुआ है, अभी 20 हुआ है जो पर्सनल एक्सीडेंट है, और लाइफ का है हमको लगता है कि 2000 या 1000 जो हम प्रीमियम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम याद नहीं होगा, 300 हो सकता है। लेकिन कम से कम आधे लोगों को पता भी नहीं है और बैंक भी नहीं बताता है कि क्यों होता है। अगर गवर्नमेंट से अकाउंट से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और क्लेम मिलता है, क्लेम भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाकी लोग पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि IRDA जो नए चेयरमैन बनाए हैं उन्होंने बहुत चेंज किया है, और सबसे बड़ी बात है कि वो सुगम बीमा, वो एक प्लेटफॉर्म आएगा कि डायरेक्टली कर सकते हैं, और जो क्लाइंट है अभी कब ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कब नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा, लेकिन बहुत फर्क होगा कि बीमा सुगम, बहुत फर्क होगा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, कस्टमर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका क्लेम दिक्कत होता है तो आपको पता भी है कि ग्रीवांस क्या है, आप ओम्बड्समैन के पता है, IRDA से क्या कर सकते हैं। आधे लोगों को हम जो भी पूछते हैं हमको ही बोलते हैं कि कम से कम ग्रीवांस में भेजिए। ग्रीवेंस किसका रहता है? ये इंश्योरेंस कंपनी का रहता है? हर कंपनी का होता है, हर कंपनी का होता है। हाँ, हर कंपनी का चीफ ग्रीवांस होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मोटर का और ऑटो का है और जो मतलब इंडिविजुअल है, ओम्बड्समैन के जा सकता है। अगर कोई ग्रीवेंस क्या होता है थोड़ा इसे बताइए ना मिश्रा जी। हर कंपनी का आपने बोला ग्रीवेंस होता है, क्लेम पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सही बात है कि हर कंपनी का एक ग्रीवांस, चीफ ग्रीवांस होता है, और जो पॉलिसी है, जो बोर्ड का है, एक कमिटी होती है, वो कस्टमर सर्विस कस्टमर है, उसको हर जो ग्रीवांस होता है और जो क्लेम होता है उसके बाद डिटेल भेजना है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, उसको हेड करता है। तो एक कस्टमर कैसे पहुंच सकता है वहां पे? वही तो बोल रहे हैं कि आप अगर कोई क्लेम बंद हुआ है, खराब हो गया है, ये निगेटिव हो गया है, तो पहली बार जाइए बोर्ड में, सॉरी अपने जो कंपनी का है उसका ग्रीवांस का प्रोसेस क्या है, सब लिखा हुआ है इसमें, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। नहीं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। और अगर आप ऑनलाइन जाइएगा तो उसको चीफ ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी मिलेगा। अच्छा, उस कंपनी के पोर्टल में? हाँ, पोर्टल मिलेगा। ओके। और पॉलिसी में मिलता है। तो आपको मेल भेजिए, मेल में भेजिएगा तो उसको 7 दिन के आवाज देना होगा, जवाब देना होगा। अगर उसने भी नहीं किया, अगर उसने अलाउ नहीं किया और उसको जेन्युइन है क्लेम, तो उसके बाद ओम्बड्समैन हर पॉलिसी में लिखा रहता है। बॉम्बे में भी ओम्बड्समैन में है, दिल्ली में भी, मतलब हमको लगता है 16-18 ओम्बड्समैन में है, इंडिया में है। और आपको डिटेल दिखिएगा कि ओम्बड्समैन में कम से कम 80%, 89% में निगेट करता है कि अब जो इंडिविजुअल का क्लेम है तो बहुत गलत करता है, और उसको जो इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ करना पड़ेगा कि कोई उपाय नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कस्टमर कभी भी जा सकता है, ये जो बोलते हैं
कि कंज्यूमर जा सकते हैं, कंज्यूमर जा सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट कंपनी है, वो जो ओम्बड्समैन का जो ऑर्डर होगा उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी क्लेम अगर आपको निगेट कर रहा है या आपको गलत कर रहा है, अगर आप जेन्युइन लगते हैं, अब फ्रॉड नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप जेन्युइन हैं तो पहले ग्रीवांस में जाइए, दूसरे ओम्बड्समैन में जाइए और उसको भी मेल भेज दीजिए IRDA को, सबको देखना पड़ेगा। और जो आपका जो ग्रीवांस कंपनी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझको दुख लगता है कि लोग कभी पॉलिसी नहीं पढ़ते। करेक्ट। अगर पॉलिसी पढ़ेंगे तो समझ जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। चलिए, ग्रेट। सो मिश्रा जी, अभी आपने बताया कि करीबन 2015 से आप रिटायर हो गए, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आपने रिटायरमेंट लिया। उसके बाद से अभी आप क्या कर रहे हैं? आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं और अभी भविष्य में आपके क्या प्लान है? सही बात है कि मेरे अभी भी जो इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, 2-3 इंस्टीट्यूट के साथ लगे हुए हैं, पढ़ाते रहते हैं और कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो गए हैं। 7 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तो उम्र भी हो रही है तो कम से कम करना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको याद होगा कि बिमटेक ने कॉलिक्यम हुआ था तो उसमें भी हमने पैनल किया था। और हम भी जब भी लेक्चर कर सकते हैं और जो भी पढ़ना चाहते हैं, हम हेल्प करते रहते हैं और हम आर्टिकल भी लिखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मेरा ये समझना है कि जब तक हमने समाज ने जो किया है, हमको हेल्प हुआ है तो हमको हेल्प कर सकते हैं। तो अभी भी एक्टिव है, अभी भी चल रहा है, तो करते रहेंगे, जब करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 इंस्टीट्यूट के एकेडमिक में भी मेंबर हैं। बहुत बढ़िया। सो मिश्रा जी, इतने सारे लोगों को आपने एज ए CEO, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जिस सलाह से वो अपने ग्रोथ को देख सके, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू या माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू, किस प्रकार से एक इंश्योरेंस एजेंट को काम करना चाहिए, क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जब हम CEO थे, कम से कम 3 साल में, 3.5 साल में रहे, तो कम से कम ऑफिस में नहीं रहते थे, ज्यादा रहते थे। हम हमेशा एजेंट से मिलते रहते थे, ब्रोकर से मिलते हैं, क्लाइंट से मिलते रहते थे। और हमारा समझना है कि एजेंट को, जो यंग एजेंट है, पहली बात समझना पड़ेगा कि पॉलिसी का जरूरत क्या है, पॉलिसी की डिटेल क्या है। पहला सीखना पड़ेगा कि ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात है कि ईमानदार होना चाहिए क्लाइंट के साथ। पैसा नहीं होगा, हम पहले बोला कि 3 साल कम से कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर स्ट्रगल करते रहेंगे तो उसके बाद अगर जो ईमानदार है वो अच्छा करते हैं, और हम बात बोल रहे हैं कि हम नाम नहीं बताना चाहते हैं, कि कम से कम जो एजेंट है, कम से कम 2000 से 2000 में किए हैं, कम से कम 1000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया है। तो अभी ट्रेनिंग, कन्विक्शन, लॉयल्टी विद द क्लेम एंड क्लेम हैंडलिंग, एंड फाइनली सबसे बड़ी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्योंकि देखिए, एजेंट आधे लोग अभी भी इंश्योरेंस में 99, 97, 98 क्लेम होता है, लेकिन अभी भी लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होता है। लेकिन कम से कम एजेंट को बताना चाहिए कि क्यों क्लेम नहीं होता है, क्यों होता है। तो एजेंट जो भी हेल्प कर सकते हैं, अच्छा करेंगे और कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी लाइफ जर्नी के बारे में पता चला। आपने बहुत सारे इंसाइट्स भी दिए कि काम करने का क्या तरीका होना चाहिए, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने काफी सारी चीजें बताई। आपकी बातें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है
और बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तीन ही बात बोल रहे हैं, ट्रेनिंग, लर्निंग, एम्पैथी, कन्विक्शन एंड सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कस्टमर का, किसी भी एजेंट का, किसी भी एम्प्लॉय का सब कुछ होना है, और सीईओ का भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।